नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां ईडी दफ्तर में शराब कारोबारी अमरेंद्र तिवारी, अभिषेक आनंद झा और योगेंद्र तिवारी से कड़ी पूछताछ लगातार की जा रही है। ईडी ने पिछले दिनों इन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसके बाद पूछताछ के लिए इन्हें समन भी जारी किया गया था। उसी समन पर ये तीनों शराब कारोबारी ईडी दफ्तर में हाजिर हुए थे और इस दौरान कुछ देर की पूछताछ के बाद अमरेंद्र तिवारी और अभिषेक आनंद झा थोड़ी देर के लिए ईडी दफ्तर से बाहर निकले थे, पर 1 घंटे बाद दोनों फिर से वापस ईडी दफ्तर लौट गए और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। तो राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ईडी के समन जारी करने के बाद शराब कारोबारियों को ईडी दफ्तर में हाजिर होना था और आज सभी हाजिर भी हुए हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले अमरेंद्र तिवारी की बात करें, अभिषेक आनंद झा की बात कर लें, ये सभी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। ईडी के सवालों का जवाब देने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। ईडी दफ्तर में कड़ी पूछताछ की जा रही है। घंटों से ये पूछताछ जारी है और अभी भी लगातार ईडी के सवालों का सामना इन शराब कारोबारियों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही ईडी की तरफ से इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए थे और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। ईडी की तरफ से समन भेजा गया और इस वक्त सभी ईडी दफ्तर में उपस्थित हैं, मौजूद हैं और ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश, बताइए कि अभी कितना वक्त बीत चुका है, कितने घंटे हो चुके हैं, लगातार सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, लगभग 11:30 बजे से ये पूछताछ चल रही है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ सबसे पहले जो जी अविनाश, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, हम बड़ी जानकारी ईडी दफ्तर से आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे, 3 शराब कारोबारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में देर रात कोयला चोरों ने खूब उत्पात मचाया है। सबसे पहले सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, बम भी फेंके गए और दहशत फैला दिया गया। इसके बाद इन अपराधियों ने गोपाली चक और भुइयां बस्ती में बमबाजी की। फायरिंग की प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक और कार से आए अपराधियों ने वाटर टैंकर ट्रैक पर कई राउंड फायरिंग की है। इसके बाद पास की बस्ती को भी निशाना बनाया है। पुटकी पुलिस अगले दिन घटनास्थल पर पहुंची और मौके से 2 बम बरामद किए गए। और धनबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है इस खबर की अधिक जानकारी के साथ। संजय, बताइए क्या कुछ जानकारी आपके पास है? पुटकी थाना क्षेत्र में अपराधियों का उत्पात देखने को मिला है, पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी? जाहिर सी बात है कि धनबाद जिले में अभी जो है अपराधियों का मनोबल जो है तो बहुत अधिक बढ़ गया है। चाहे वो कोयला चोर हो या अपराधी हो, सभी अपराधी जो है तो लगातार बमबाजी और गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और उन घटनाओं को रोकने में कहीं न कहीं पुलिस जो है तो असफल है। यही कारण है कि पुटकी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों में अपराधियों ने दिन दहाड़े बमबाजी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। एक जगह जो बमबारी है आउटसोर्सिंग के स्थल पे की, वहां के पानी टैंकर जो थे उस पर लगातार फायरिंग की, वहां बमबाजी की। उसके बाद वहां से फिर एक दूसरे जगह पे कोयला चोरों ने ग्रामीणों को डराने के लिए जो अवैध कोयला का विरोध कर रहे थे उन पर फायरिंग और बमबाजी की। मौके पर जब वहां के थाना प्रभारी पुटकी पहुंचे तो वहां पे 2 जिंदा बम को बरामद किया और ग्रामीणों की शिकायत को सुना है। फिलहाल पुलिस जो इस मामले में जांच करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार लगातार जो धनबाद जिले में पिछले 1 हफ्ते से इस तरह की घटनाएं हो रही है और जो अपराधी है उन पर लगाम लगाने पर पुलिस जो है तो गंभीर नहीं हो पा रही है, ना ही उनको पकड़ पा रही है। अब ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है कि इन अपराधियों पे कैसे नकेल कसा जाए और ग्रामीणों को दहशत से कैसे बाहर लगाया जाए, ये पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल है और यही चीजें ग्रामीण भी अब सवाल जो है पुलिस से पूछ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी धनबाद से आपको दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहिबगंज से अगली खबर आपको बताएं, जहां नींबू पहाड़ में अवैध खनन की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है। सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम देर शाम वापस रांची लौट गई। सीबीआई की ये टीम 24 अगस्त की सुबह साहिबगंज आई थी और अलग अलग ग्रुप में बंटकर सीबीआई अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच की। भवानी चौकी के 4 गांव वालों से बयान लिया गया। महादेवगंज के झारखंड ग्रामीण बैंक से
विजय हांसदा और उसके बेटे के बैंक खाते की जानकारी ली गई। साथ ही छोटू यादव और पवित्र यादव से भी पूछताछ की गई है। छोटू यादव को बुधवार को रांची के सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। यही नहीं, जरवाबाड़ी ओपी में विजय हांसदा पर 22 नवंबर को दर्ज आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी की कॉपी भी ली गई है। इसके अलावा डीएमओ दफ्तर से छोटू यादव के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। और डुमरी उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको बहुत बड़ी खबर बताएं। चंद्रपुरा प्रखंड के नर्रा में सुदेश महतो के जनसंपर्क अभियान के दौरान आजसू और जेएमएम कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जमकर नारेबाजी की और इस दौरान गोमिया के आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की गाड़ी रोककर जमकर नारेबाजी की गई है। विरोध का कारण चुनाव जीतने के बाद आज आजसू नेताओं का गांव में नहीं आना बताया जा रहा है। विरोध की सूचना पर चंद्रपुर पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को शांत कराया है। लोगों को अपनी बात रखने का हक है। अगर कोई ये सोचे कि झारखंड में कहीं पर एनडीए या सुदेश महतो की बातों को रोक लेंगे तो ये कभी होना नहीं है। मुझे ये नहीं लगा था कि इतने जल्दी हार मान जाएंगे। अभी तो 500 दिन की लड़ाई बाकी था। भाई भ्रष्टाचार गरम है यहाँ तो मुखोड़ जवाब दबल है सारा गाँव में तो देखो ओकर रामगढ़ के लोग यहाँ के गोटे घूरा लगा था घूरा लोग है तो तुमनियों से अपील करवो, समय कम बचल है, अपनी गाँव घुसल न देना हो, अपनी गाँव से खदेड़ देना हो, चाहे जो हालत में रहे अपना और गिरिडीह के निमिया घाट में झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनावी सभा को संबोधित किया है और डुमरी की जनता से आजसू उम्मीदवार यशोदा देवी को वोट देने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने हेमंत सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि डुमरी उपचुनाव ने जनता के हाथ में इस सरकार को सबक सिखाने का सुनहरा मौका दिया है। इस सरकार को यहाँ से हटाने की शुरुआत डुमरी की जनता यहाँ से शुरुआत कर रही है और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप जिस भी बूथ से आते हो, जहाँ कहीं से भी आते हैं, आपका एक एक बूथ में आपको यहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यशोदा देवी जी को भारी मतों से आपको जिताना है। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ। वहीं रामगढ़ के पतरातू में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को विधायक फंड से ड्रैगन बोट का तोहफा दिया है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए। पतरातू लेक के नेटुआ आइलैंड में हुए समारोह में विधायक अंबा प्रसाद ने खिलाड़ियों को ड्रैगन बोट दिया और खिलाड़ियों के साथ खुद भी ड्रैगन बोट चलाया है। दरअसल पतरातू के कई खिलाड़ी ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुके हैं। अब उन्हें ड्रैगन बोट मिल जाने से प्रतियोगिता की तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। ये बोर्ड से हम लोग प्रैक्टिस करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल के आएंगे और हम लोग गोल्ड मेडल लेके ही आएंगे। ऐसी खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे। पहले तो राष्ट्रीय लेवल में हम लोग को सिल्वर मेडल लेके आते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय लेवल में भी हम लोग गोल्ड मेडल लेके लौटेंगे। अंबा प्रसाद जी के द्वारा हम लोग को वोट मिला, इससे हम लोग को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और हमारे सारे जो खिलाड़ीगण हैं उसमें बहुत सी उत्साह की भावना है। सारे खिलाड़ीगण इतने खुश हैं कि उनके मन में ऐसा लग रहा है कि अगली जो भी प्रतिस्पर्धा होगी उसमें वो पूरे गोल्ड मेडल के साथ ही वापस अपने राज्य में आएंगे। बहुत ही खुशी का माहौल है और हम सभी खिलाड़ीगण बहुत खुश हैं। और खबर रामगढ़ से, जहां सीसीएल खुली खदानों से कोयला निकालने के बाद उसमें बैक फिलिंग कर मिट्टी का भराव नहीं किया जा रहा है और इसके कारण गहरे गड्ढे और पानी में गिरकर अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। नहाने के दौरान या अनजाने में लोग पानी में गिरकर हादसे के शिकार हो रहे हैं। रामगढ़ में सीसीएल की ऐसी कई खदानें हैं जिनसे कोयला निकाला जा चुका है और उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। सीसीएल प्रबंधन वहां पर ना तो घेराबंदी कर रहा है और ना ही किसी तरह की वार्निंग दी जा रही है। जायजा लिया संवाददाता जावेद खान ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत पिंडरा 42 नंबर खदान के पास। आप देख सकते हैं सीसीएल तापी नॉर्थ का खदान है। आपने सुना होगा कि यहां पर एक बच्ची नहाने के दौरान डूब गई थी, जिसका 108 दिनों के बाद खुद निकल गया था
एनडीआरएफ भी आई थी, लेकिन एनडीआरएफ को 100 निकालने में सफलता नहीं मिली थी, 100 अपने आप निकल गया था। यहाँ के सीधे लोगों से हम बात कराएंगे कि चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पे कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, ना तो किसी तरह का यहाँ पर तार से घेराबंदी की गई है, यानी कि सीसीएल जो है कहीं न कहीं खतरे को दावत यहाँ पर दे रहा है। कि बताइए ये जो खदान है ये कब से इस तरह है? ये खुला हुआ ओपन ये लगभग 40-45 साल से है। ये बंद है? हाँ बंद है खदान। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है उनके मदद से यहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षा को देखते हुए इसको कवर किया जाए। इसका डिमांड तो तार से घेराबंदी किया जाए, तार से हो नहीं तो बाउंड्री हो जाए, कुछ भी हो जाए। हम लोग साइन बोर्ड वगैरह लगाया, साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि डेंजर जोन जहाँ रहेगा वहाँ पे बच्चे लोग ना जाए, जानवर लोग नहीं जाए। डिमांड किया गया था सीसीएल अति का प्रबंधन से या ब्लॉक लेवल से सब बात किया गया, लेकिन मांडू ब्लॉक से जी। अब यहाँ का मैनेजमेंट का लापरवाही कहिए या अगला अति प्रशासन को लापरवाही कहिए कि आज तक कोई व्यवस्था सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुआ। बैक फिलिंग भी नहीं किया गया, जबकि कोयला निकालने के बाद यहाँ पर बैक फिलिंग भी करना सीसीएल को, लेकिन सीसीएल प्रबंधन कहीं न कहीं अपने दायित्व से पीछे हट रही है, लापरवाही बरत रही है। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाए ताकि भविष्य में दूसरे बच्चे की जान यहाँ पर नहीं जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन चुके रांची सदर अस्पताल में न्यूज़ 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। 14 करोड़ रुपए की लागत से अब सदर अस्पताल में जरूरी जांच मशीनों को लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान और उसके बाद से लगातार सदर अस्पताल में सिटी स्कैन, इको, सीटीजी समेत दूसरी जरूरी जांच मशीनों को लगाने की मांग की जा रही थी। हाल ये था कि मरीजों को जांच के लिए सीधे रांची सदर अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया जा रहा था। न्यूज़ 18 पर मशीनों की मांग को लेकर लगातार खबर चलाई गई और अब जरूरी मशीनों को लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन मशीनों को सितंबर तक इंस्टॉल कर देने की उम्मीद है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। न्यूज़ 18 और इन जनरल मीडिया का बहुत असर पड़ता है और मीडिया में जो आपने खबर चलाई कि हाँ सीटी स्कैन, इको कार्डियोग्राफी या और भी चीज़ें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो होना चाहिए वो अभी नहीं है। लेकिन फिर जो हमारे राज्य का राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, हमारे विभाग का जो नेतृत्व है, उन सबों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि यहाँ पर सदर अस्पताल रांची को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी रांची सदर अस्पताल में भाग दौड़ और मायूस मरीजों के चेहरे पर अब जल्द मुस्कान आने की उम्मीद है। दरअसल रांची सदर अस्पताल में जो जरूरी मशीनें थी, खासकर सीटी स्कैन मशीन और इको मशीन समेत कई जरूरी मशीन जिससे मरीजों की अहम जांच होती है, उस जांच के नाम पर मरीजों को सदर अस्पताल से सीधे रिम्स की दौड़ लगानी पड़ती थी। लेकिन न्यूज़ 18 ने इस दौरान कई खबर चलाई कि किस तरह मरीज परेशान हैं और जब अस्पताल सुपर स्पेशलिटी बन गया है तो तमाम जरूरी मशीनें आखिर क्यों नहीं है। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है और अब 14 करोड़ की लागत से सीटी स्कैन मशीन, इको मशीन समेत तमाम जरूरी मशीनें अब खरीदी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक मरीज के परिजन हैं जो लगातार यहाँ पर जांच के अब जो यहाँ पर खबर आई है कि अब जो मशीनें खरीदी जा रही हैं तो कितनी राहत मिलेगी लोगों को? बहुत अच्छा राहत मिलेगा सर। हाँ बोलिए। मेरा परिजन तो पिछला जो चाचा यहीं से डेथ कर गया, सीटी स्कैन नहीं हो पाया, इसीलिए अभी टकला उकला हुए हैं। आप लोग का शुभ आशीर्वाद से न्यूज़ 18 की तरफ से चाहे कहीं से भी मशीन लग जाएगा तो हम लोग को परेशानी कम हो जाएगा। दुख दर्द जितना होगा सब यहीं हो जाएगा, रिम्स नहीं जाना पड़ेगा सर। देख रहे हैं कि जब एक मरीज या उसके परिजन मुस्कुराते हैं तो आशीर्वाद जो अस्पताल को आशीर्वाद भी देते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब जो जरूरी मशीनें हैं, जांच वाली मशीनें, अब उसे खरीदने की पहल की गई है। लिहाजा रांची सिविल सर्जन ने भी न्यूज़ 18 को इसके लिए धन्यवाद दिया है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और झारखंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को झारखंड खाद्य आयोग सम्मानित करेगा। जिलों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान रखने वाले मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया के चयन के कुल 8 मापदंड दिए गए हैं। मुखिया को सम्मानित करने के लिए निर्धारित मापदंड के आधार पर अंक प्रदान करने के लिए सभी जिलों में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन समिति के अध्यक्ष अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे। खाद्य आयोग मुखिया को और जवाबदेह बनाने के लिए, उनको अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रेरित करने के लिए आयोग ने यह तय किया है कि इस साल से मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। सभी जिले के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने वाले मुखिया को पुरस्कृत किया जाएगा 9 दिसंबर को, जब आयोग इस वर्ष अपना